प्रियंका और सिमरन दोनों ही अपनी माँ शीला को मना रही होती है। अरे माँ, आप इस रिश्ते को मना क्यों कर रही हो? जब हमें ही इससे कोई परेशानी नहीं है तो आपको क्या परेशानी हो रही है? अरे लेकिन तुम दोनों क्यों नहीं समझ रही? वहां पर 50 मर्द है और 50 मर्द वाला ससुराल तुम्हें जचेगा ही नहीं। तुम दोनों की हालत खराब हो जाएगी। अरे अभी बोलने में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन जब तुम दोनों वहां पर जाओगी ना, तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। देखिए माँ, हमें आपकी चिंता समझ आ रही है, लेकिन आप ही तो हमेशा कहती हो ना कि लड़का अगर अच्छा मिल जाए तो उससे शादी करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और लड़का तो अच्छा है, लेकिन उसके परिवार का क्या करे, उसके बारे में तुम दोनों क्यों नहीं सोच रही? देखिए माँ, वहां पर कोई औरत नहीं होगी, ना सास ना ननद ना बुआ, कोई भी औरत नहीं होगी वहां पर। इसलिए हम दोनों तो वहां पर बिना कलेश के रह सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि आदमी लोग ज्यादा चिक चिक नहीं करते। और जितना भी कलेश करना होता है वो तो सारी औरतें ही करती है। हाँ बेटा, तेरी बात तो सही है, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं माँ। अब ये बात आप यहीं पर खत्म कर दो, क्योंकि हम दोनों को 50 मर्दों वाले ससुराल में शादी करने से कोई परेशानी नहीं है। अपनी दोनों बेटियों की जिद के आगे शीला कुछ भी नहीं कर पाती और फिर कुछ ही दिनों में वो दोनों शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। हे भगवान, यह तो सच में एक भी औरत नहीं है। और तो और हमारी शादी में भी कोई औरत नहीं आई थी, और यहाँ पर तो कोई हमारा स्वागत भी नहीं कर रहा। अरे छोड़ना वो सब, सास तो बस प्यार से स्वागत ही कर सकती है, लेकिन उसके बाद कितना कोसती भी है वो। हाँ यार, ये बात भी सही है। फिर उस रात दोनों बहुएं आराम से सो जाती है, लेकिन अगली सुबह उसके ससुर और ताऊ ससुर दोनों बहुओं का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। अरे बहू, अब तक तुम दोनों की सुबह नहीं हुई क्या? जल्दी से उठ जाओ। अरे भाई साहब, मैं तो कितनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, लेकिन ये बहू तो उठ ही नहीं रही। फिर वो दोनों काफी देर तक दरवाजा खटखटाते हैं और तब जाकर दोनों बहू अपने कमरे से निकलती है। अरे पापा जी, ताऊ जी, आप दोनों यहाँ पर? कुछ काम था क्या आपको? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बहू, लेकिन तुम दोनों को होश भी है क्या कुछ? माफ करना पापा जी, लेकिन हमसे कोई गलती हो गई क्या? अरे आज तुम दोनों का ससुराल में पहला दिन है और पहले दिन की भी रस्म होती है, इसलिए जल्दी चलो और घर के काम निपटाओ और पहली रसोई की रस्म के लिए सबके लिए नाश्ता बनाओ। फिर सिमरन और प्रियंका दोनों जल्दी जल्दी नहा धोकर रसोई में जाती है। अरे कोई बात नहीं प्रियंका, हमारा तो आज ससुराल में पहला दिन है ना, तो सबको उम्मीदें तो होंगी ही, बना लेते हैं कुछ तो। वैसे भी इस ससुराल में 50 मर्द रहते हैं और वो औरतों की तरह थोड़ी ना होते हैं, वो थोड़ी ना हमें टोकम टाकी करेंगे। फिर वो दोनों काफी मेहनत करके खाना बनाती है और वो खाना सबको परोसती है। वैसे तो हमें कुछ खास बनाना नहीं आता, पर आज हमने आप सबके लिए बहुत कोशिश की है। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि तुम दोनों को खाना बनाना नहीं आता। अरे क्या हुआ दादाजी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे दाल में बस नमक है और सब्जी में है भी या नहीं ये भी पता नहीं चल रहा। मैं तो शुगर का मरीज हूँ और तुमने तो मुझे इतनी मीठी खीर दे दी, लगता है तुम दोनों सीधे मुझे परलोक भेजकर ही मानोगी। माफ करना दादाजी, वो खाना हमने चखा नहीं था ना, लेकिन आगे से हम और ध्यान देंगे। देखो बहुओं, आज तो गलती हो गई, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो आज हमने कितनी मेहनत से खाना बनाया और सबने इसमें कमियां भी निकाल ली, लेकिन कोई भी इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा कि हम दोनों की तो आज पहली रसोई की रस्म है, तो बहुओं को कुछ शगुन भी देना होता है। सिमरन और प्रियंका अपने 50 मर्द वाले ससुराल में एडजस्ट करने की बहुत कोशिश करती है। फिर कुछ दिनों के बाद जब वो दोनों आराम कर रही होती है, तभी वहां पर उसके चाचा जी आते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ पर आराम क्यों कर रही हो?
घर के काम धंधे सब हो गए क्या? जी चाचा जी, सब काम हो गए। लेकिन क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए था क्या? तुम दोनों जरा मेरे साथ ऊपर आना। फिर वो तीनों छत पर जाते हैं। जी चाचा जी, कहिए, आपने हमें छत पर क्यों आने के लिए कहा? क्योंकि मुझे तुम्हें छत दिखानी है। अरे छत को कभी साफ नहीं करती क्या तुम दोनों? हाँ चाचा जी, करते हैं हम साफ, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। चलो अब जल्दी से इसे साफ करो। पर क्यों चाचा जी? अभी तो हमें छत पर कोई भी काम नहीं है। ना तो हमें गेहूं सुखाने हैं या फिर कोई दूसरा काम है जो छत पर ही होना चाहिए। तो फिर इसे अभी साफ करने की क्या जरूरत है? और घर को तो हम साफ रखते ही है ना, तो वो नहीं दिखता क्या आपको? अरे अगर छत पर कोई काम नहीं है तो तुम सफाई भी नहीं करोगी क्या? देखो, हमारे घर में ऐसी कामचोरी कोई नहीं करता। घर में साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि घर साफ रहेगा तभी लक्ष्मी माता प्रसन्न होगी। इसलिए चलो और जल्दी से सफाई करो। माफ करना चाचा जी, लेकिन ये गलत बात है। अरे एक तो वैसे भी 50 मर्दों वाले ससुराल में हम लोग कितना काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ भी हो रही है। काम करने में तो कोई हमें मदद भी नहीं करता, और आप हो कि हमारा काम और बढ़ा रहे हो। और जिस चीज की अभी कोई जरूरत भी नहीं है, उस चीज के पीछे आप क्यों पड़े हो? और अगर आपको ये लगता है कि ये छत साफ नहीं है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि ये इतनी गंदी भी नहीं है कि इसे साफ किया जाए। अच्छा, तो ये बात है। अरे ऐसे तो 4 दिन खाना नहीं खाएंगे तब भी कोई नहीं मरेगा, तो फिर हम रोज रोज खाना क्यों खाते हैं? देखो, उससे ज्यादा बहस मत करो और जितना बोला गया है उतना ही करो। फिर वो दोनों चुपचाप अपना काम करने लगती है, जिस कारण वो काफी परेशान भी हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद, देखिए पापा जी, ये हमारा 50 मर्दों वाला ससुराल है। ऊपर से काम करने के लिए सिर्फ हम दोनों ही हैं। अब इतना बड़ा परिवार है, और आप सब आदमी लोग कितना ज्यादा खाना भी खाते हो, तो हम दोनों को काम कर करके बहुत थकान होती है। एक काम करते हैं ना, हम कोई एक काम वाली रख लेते हैं, जिससे हमारी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। ये तुम क्या बात कर रही हो बहू? जब तुम दोनों यहाँ पर हो तो काम वाली बाई की क्या जरूरत है? अरे तुम्हें पता भी है क्या, जब तुम दोनों यहाँ पर नहीं थी तो घर के सारे काम अच्छे से हो रहे थे। किसी को कोई तकलीफ भी नहीं थी और किसी के भी काम में कोई कमी नहीं आ रही थी। लेकिन तुम दोनों जब से घर में आई हो, तब से घर के हर एक चीज में कमी आ रही है। पर वो हम है कि तुम्हें कुछ भी नहीं बोलते, और तुम हो कि काम वाली रखना चाहती हो। नहीं नहीं, हम कोई काम वाली नहीं रखेंगे। सही है पापा जी। अरे अब तो आप लोगों को हम मिल गए हैं ना, जो घर का सारा काम मुफ्त में करती है। अरे काम वाली बाई तो वैसे भी काम करके पैसे लेती है, लेकिन हम दोनों तो यहाँ पर मुफ्त में काम किए जा रही है। सच में कितने मतलबी लोग हैं ये। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, वैसे वैसे दोनों बहुओं का पारा बढ़ता ही जाता है, और बहुत ज्यादा काम करने के कारण दोनों देवरानी और जेठानी की हालत खराब हो जाती है। मेरी तो कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए आज का खाना मैं नहीं बना पाऊंगी दीदी, आप ही बना लेना। अरे नहीं प्रियंका, मैं अकेली इतना सारा काम बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। देखो, तुम मायके में मेरी छोटी बहन थी ना, और यहाँ पर मेरी देवरानी हूँ, इसलिए मेरे आगे बहस करना ही मत। फिर वो दोनों देवरानी और जेठानी थकी हारी हालत में घर के काम करने लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद मनोज प्रियंका को बाथरूम दिखाता है। ये सब क्या है प्रियंका? अरे इतने बेसिक हाइजीन तो सबको पता होते हैं, तो फिर ये बाथरूम इतना गंदा क्यों है? साफ ही तो है बाथरूम, मैंने कपड़े धोने के बाद खुद अपने हाथों से साफ किया था। अरे अगर तुम इसे साफ बाथरूम कहती हो तो देख लो कितनी बुरी हालत है। देखिए भाई साहब, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में इस बाथरूम को घिस घिस कर साफ किया है, और इतने साफ बाथरूम को भी आप गंदा कैसे बोल सकते हो? अरे जो है ही नहीं वो तो आप अच्छे से देख पा रहे हो।
लेकिन मेरी यहाँ पर कमर टूट रही है, वो नहीं दिखता क्या आपको? ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है। देखो, काम तो हर किसी को करना ही पड़ेगा। हम लोग तो बाहर का काम देखते हैं और तुम दोनों बहू घर का काम देखती हो। और हम लोग अगर बाहर के काम में कोई कमी नहीं रख रहे हैं, तो तुम दोनों घर के काम में कमी कैसे रख सकती हो? इसलिए मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए और जल्दी से इसे साफ करो, वरना मैं मामा जी से बात करता हूँ कि तुम दोनों तो बिना बात के हर वक्त बहाना ही देती रहती हो। घर वालों के इस व्यवहार के कारण अब वो दोनों बहुएं कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाती है। पापा जी, चाचा जी, वो क्या है ना, वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, तो आप अपने कपड़े खुद ही धो लीजिए। अरे ये तुम क्या कह रही हो? अगर घर में बहू है तो हमें कपड़े धोने की क्या जरूरत है? तुम खुद ही हमारे कपड़े धोकर रख दो ना। अरे आप लोग ये क्या कह रहे हो? अरे हम दोनों देवरानी जेठानी 50 आदमियों के कपड़े कैसे धो पाएंगे? अरे तुम दोनों बार बार यही क्यों कहती रहती हो कि हम इतने आदमियों का काम कैसे करें? अरे हम कोई बाहर वाले हैं क्या? तुम्हारा अपना परिवार ही है ना, और हमारा काम अगर तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? अच्छा जी, तो फिर जब तक हम यहाँ पर नहीं आए थे तब अपने सारे काम खुद ही कर रहे थे ना। लेकिन अब जब हम यहाँ पर आ गए हैं तो आप लोगों ने तो अपनी बहुओं को नौकरानी बना दिया है। और इन बातों से तो ये साफ पता चल रहा है कि आप लोगों को पक्का आपकी पत्नियां छोड़कर चली गई होगी, और तभी आप लोगों का ऐसा हाल है। और आप लोगों का अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो हम दोनों भी अपने पतियों को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। और ये बात आप अच्छे से याद रखना। देखो बहुओं, ये तुम्हारा ही घर है और एक अच्छी बहू का ये फर्ज होता है कि अपने घर को वो स्वर्ग बनाए। और तुम्हें जैसा रहना है तुम रह सकती हो, लेकिन काम तो तुम्हें सारे करने पड़ेंगे। दोनों बहुओं की हालत खराब होने के बावजूद भी किसी भी आदमी को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा था। अरे दीदी, अब बहुत हो गया। मुझे नहीं पता था कि ये 50 मर्दों वाला ससुराल ऐसा निकलेगा। मुझे तो ये लगा था कि यहाँ पर तो हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा ही है। हम दोनों कितने परेशान हो गए हैं। और दुख की बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी परेशानी समझने वाला भी कोई नहीं है। हाँ प्रियंका, तुम सही कह रही हो। अरे मेरा तो सर शरीर सब कुछ कितना दुख रहा है, और अपना ये दुख मैं किसी को बता भी नहीं पा रही। और इस हालत में अगर मैं पापा जी को बोल दूं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए आज मैं चाय नहीं बना पाऊंगी, तो वो नहीं मानेंगे। उनको तो बस अपनी चाय से मतलब है। फिर हम यहाँ पर जिए या मरे, इन लोगों को तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे को समझ रहे हैं ना दीदी, और इसीलिए मुझे तो अब यही लगता है कि हर घर में औरतों का होना बहुत जरूरी होता है। फिर वो दोनों बहुएं कुछ ज्यादा नहीं बोलती और घर में भी वो चुप ही रहती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद प्रियंका की तबीयत खराब हो जाती है, और जब वो आराम कर रही होती है तभी अब तो मुझे यकीन हो गया है कि ये 50 मर्दों वाले ससुराल में आराम तो मुझे तबीयत खराब होने पर ही मिलेगा। प्रियंका आराम कर ही रही होती है कि तभी उसके कमरे में चाचा और ससुर आते हैं। देखो प्रियंका बहू, सिमरन बहू तो खाना बना रही है, तो तब तक तुम घर को धो दो ना। आज बाहर तो बहुत हवा चली थी, इसलिए घर में बहुत धूल मिट्टी हो गई है। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है चाचा जी, इसीलिए मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अरे कैसे नहीं कर पाओगी? इतना तो आराम कर ही लिया ना तुमने, तो अब जरा इस बिस्तर से उठो और घर की जिम्मेदारी लो। वो दोनों प्रियंका पर दबाव बना ही रही होती है कि तभी वहां पर प्रियंका का पति और सिमरन आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? आप प्रियंका को काम करने के लिए क्यों कह रहे हो? क्योंकि काम करना भी जरूरी है। बस बहुत हो गया। अरे 50 मर्दों वाले ससुराल में आज तक कभी औरतों की इज्जत नहीं की गई, और इसीलिए यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई औरत भी नहीं बची है। और आप लोगों की हरकतें देखकर तो यही लग रहा है कि अब हम दोनों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए।
और अब की बार बाकी औरतों की तरह ये अकेली नहीं जाएगी, उनके साथ उनके पति भी जाएंगे। बाकी आप सोच लीजिए। और नहीं तो क्या। अरे आप लोग कितने कठोर हो। घर में बहू बेटी की परवाह है कि नहीं आपको? औरतों से ही घर रोशन होता है, लेकिन आप लोगों ने तो अपने हाथों से सब कुछ खराब कर दिया। इसीलिए आप लोगों की बीवी अभी आपको छोड़कर चली गई। उन तीनों की ये बातें सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और तब जाकर वो अपनी पत्नियों से माफी मांगते हैं और उन्हें वापस घर लेकर आते हैं। मनोज खाने के टेबल पर बैठता है और खाना देखकर अपनी बीवी उर्मिला से कहता है, हे भगवान, आज भी यही खाना? क्या कहा आपने? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुमसे अच्छा खाना कोई नहीं बनाता। तुम्हारी वजह से ही मैं आज इतना तंदुरुस्त हूँ। बहुत मक्खन लगा लिया आपने। अब चुपचाप बैठकर खाना खा लो। तभी उनका बेटा सूरज आता है और वो कहता है, अरे माँ, आज तो मुझे पहले से ही ऑफिस जाने के लिए बहुत देर हो रही है, इसीलिए अब तो मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। अरे ऐसे कैसे बाहर कुछ भी खाएगा तू? मैं जो बोल रही हूँ तू वही कर। यहाँ बैठकर हमारे साथ नाश्ता कर ले। एक दिन अगर ऑफिस लेट चला जाएगा तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। अरे नहीं माँ, थोड़ा तो समझो। अरे बेटा, अब स्कूल थोड़ी ना जाता है जो अब भी तुम उसे रोक टोक रही हो। अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, खा लेगा बाहर से कुछ वो। अरे जब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मेरा बेटा बाहर से खाना क्यों खाएगा? मुझे अच्छे से पता है कि बाहर कैसा खाना बनता है। बाहर का खाना हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। माँ, उर्मिला अपने आगे किसी की भी नहीं सुनती और अपने बेटे को खाना खिलाकर ही वो वहां से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अब सूरज की मधु नाम की लड़की के साथ शादी हो जाती है और मधु शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। तभी उर्मिला उसे कहती है, अरे बहू, शादी ब्याह की रस्म में तो तू थक गई होगी। जा बेटा, जाकर थोड़ा आराम कर ले। कल तेरी पहली रसोई की रस्म भी है ना। उर्मिला के कहने के बाद सूरज मधु को अपने कमरे में लेकर जाता है और वो दोनों वहां पर आराम करते हैं। फिर अगली सुबह मधु जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर रसोई में चली जाती है। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है। क्या बनाऊं खाने में? मीठा तो मुझे कुछ खास नहीं लगता और जहां तक मैं देख सकती हूँ ये लोग तो बिल्कुल फिट लग रहे हैं। इस हिसाब से तो ये लोग मीठा बिल्कुल कम बनाते होंगे। तो क्या बनाऊं मैं? अरे मधु, तू इतना क्या सोच रही है? वही बनाना, तेरे हाथ के मशहूर पकोड़े। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा मीठे के लिए हलवा बना लेती हूँ और बाकी पकोड़े बना देती हूँ। इसी के साथ मेरी पहली रसोई कुछ अलग भी हो जाएगी। फिर मधु अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए मीठे में हलवा बनाती है और अलग अलग कुछ पकोड़े भी बनाती है, जैसे गोभी, पनीर और आलू के पकोड़े। और ये सब ले जाकर वो टेबल पर रख देती है। फिर कुछ ही देर बाद खुशबू के पीछे पीछे वहां पर मनोज आ जाता है। अरे वाह बहू, तूने अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए पकोड़े बनाए हैं। मुझे तो लगा था कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी में कभी पकोड़े देख भी नहीं पाऊंगा, लेकिन शायद भगवान ने मेरी सुन ली। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बहू। अरे पापा जी, तो आप इतना सोच क्यों रहे हो? आपके सामने ही तो रखे हैं पकोड़े, खाइए ना। फिर मनोज पकोड़े खाने लगता है। तभी मधु का पति सूरज भी वहां पर आता है। वही तो सोचूं, आज पापा के इतने खिलखिलाने की आवाज कहाँ से आ रही है। अब पता चला कि घर में पकोड़े बने हैं। अरे पकोड़े देखकर खुशी नहीं होगी तो क्या होगा? तेरी माँ के राज में तो वो मुझे बस उबला हुआ खाना या फिर हरे पत्ते ही मिलते हैं और उन्हें खाकर तो मैं खुद ही उबला हुआ महसूस करने लगा था। लेकिन आज ये पकोड़े देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सच में बहू, तेरे हाथों में तो बहुत स्वाद है। हाँ मधु, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पकोड़े तो बहुत टेस्टी बने हैं। पनीर पकोड़े और गोभी के पकोड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आलू के पकोड़े को भी मैं नाराज नहीं कर सकता। उन्हें भी खा लेता हूँ। हाँ तो खा लो ना,
आप लोग खाने को लेकर इतना मन क्यों मारते हो? वैसे अब से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से आपको जो भी खाने का मन करे वो बस मुझे बोल देना, फिर मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। वो भी एकदम बढ़िया और मस्त चटपटा सा। दोनों बाप बेटे मजे से पकोड़े खा रहे होते हैं कि तभी वहां पर उसकी सास उर्मिला आ जाती है और वो पकोड़े देखकर बोलती है, ये क्या है बहू? हमारे घर में तेल बस पैकेट में ही रहता है, खाने के इस्तेमाल के लिए वो कभी बर्तन में गया ही नहीं, और तूने घर में आज पकोड़े बना दिए। ये तूने किससे पूछकर बनाए हैं? अब इसमें पूछने वाली क्या बात है? घर के सदस्य तो हम भी है और हमें तो ये पकोड़े बहुत अच्छे लगे। तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन मेरी बहू को कुछ मत बोलो। हाँ, तब कौन खाएगा इतनी ऑयली चीज? मुझे तो अपनी सेहत की बहुत पड़ी है, इसीलिए मैं तो कभी अपने सपने में भी ऐसी चीज खाने से पहले 1000 बार सोचूंगी। और बहू, आज बना दिया है इसीलिए कोई बात नहीं, लेकिन आगे से तो इस बात का ध्यान रखना कि ये दोबारा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मधु के आने के बाद अब घर की काया पलट ही हो गई थी। अब घर में हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी चीज के पकोड़े ही बनते रहते। मधु भी अब अपनी सास की कोई बात नहीं मानती। ऐसे ही एक दिन मधु रसोई में सब्जियां काट रही होती है, तभी उसके पास सूरज आता है। अरे मधु, आज खाने में क्या बन रहा है? अब तक तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं है, बस ये सब्जियां काट रही हूँ। लेकिन आप बताओ कि आज खाने में क्या बनाऊं? आज वो बेसन के पकोड़े वाली दाल बना दो ना, तुम्हारे हाथ की वो दाल बहुत अच्छी लगती है मुझे। ठीक है सूरज जी, लेकिन इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? आपको बेसन की पकोड़े की दाल खाने का मन है तो ठीक है ना, मैं बना दूंगी आपके लिए। फिर एक दिन उर्मिला की बहन सुजाता उनके घर आती है और उनके लिए मधु पालक के पकोड़े बनाती है, जो सुजाता को बहुत अच्छे लगते हैं। अरे उर्मिला, तुझे तो बहुत कमाल की बहू मिली है। कितने अच्छे पकोड़े बनाए हैं तेरी बहू ने, इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। तू तो अपनी बहू से कुछ ऐसा ही बनवाती होगी ना रोज? नहीं नहीं, मुझे अपनी सेहत की बहुत परवाह है, इसीलिए मैं ये सब गलती से भी नहीं खाती। मैं तो अपने घर में सबको मना भी करती हूँ कि ये सब हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। अरे अगर तेरी बहू इतने अच्छे पकोड़े नहीं बनाती होती ना, तो तेरे घर वाले तेरी ये बात भी सुन लेते। लेकिन तेरी बहू के हाथों में तो जादू है जादू। मेहमान भी अब मधु की बहुत तारीफ करते हैं और ये सब उर्मिला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और एक दिन उर्मिला गुस्से में अपने बहू से कहती है, देख बहू, अब तेरा बहुत हो रहा है। तेरी वजह से घर में मेरी कोई बात भी नहीं सुनता, और अब तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। आज के बाद पकोड़े बने या किसी सब्जी वाली चीज में पकोड़े दिख गए ना, तो मैं तुझे ही पकोड़ा बना दूंगी, फिर रोते रहना एक कोने में बैठकर। देखिए माँ जी, मुझे आपकी बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर में हर किसी को मेरे बनाए हुए पकोड़ों से जुड़ी हर चीज पसंद है। तो बस आपके लिए मैं सबकी इच्छा को तो नहीं मार सकती ना, इसीलिए आपको ही एक कोने में बैठना होगा। अब गुजरते दिनों के साथ साथ दोनों सास बहू में पकोड़ों को लेकर अक्सर झगड़ा ही होता रहता, और इन सब के कारण उर्मिला अब काफी ज्यादा तंग हो जाती है। फिर एक दिन, अब ना ये बहू के पकोड़े बहुत हो गए हैं। बहू और उसके पकोड़े दोनों ने भी मेरा सर दर्द करके रखा है। पकोड़े बनाने के लिए तो तेल और बेसन की जरूरत होती है ना, और जब बहू को ये दोनों भी नहीं मिलेंगे तो वो पकोड़े कैसे बना पाएगी? फिर उर्मिला पड़ोस वाले किराने की दुकान पर जाती है और घनश्याम भैया से कहती है, अरे घनश्याम भैया, अब जब मेरी बहू आपके पास बेसन या तेल लेने के लिए आ जाए तो आप उसे बिल्कुल भी मत देना। लेकिन ऐसा क्यों उर्मिला बहन जी? और मैं भला अपना नुकसान क्यों करवाऊंगा? सोच लो भैया, मैं बस आपकी दुकान से तेल और बेसन लेकर नहीं जाती, और भी कई चीज लेकर जाती हूँ, और अगर मैंने वो भी ले जाना बंद कर दिया तो आपको कितना भारी नुकसान हो सकता है। अब आप खुद ही सोच लो कि करना क्या है। उर्मिला की बातों से घनश्याम मान जाता है और वो ठीक वैसा ही करता है।
वो मधु को बेसन और तेल देता ही नहीं। फिर मधु चुपचाप घर आ जाती है और तभी वहां पर कुर्सी पे बैठा हुआ मनोज उससे कहता है, अरे बहू, तू तो तेल और बेसन लेने गई थी ना दुकान पर, तो फिर खाली हाथ क्यों आई हो तुम? वो क्या है ना पापा जी, मैं गई तो थी तेल और बेसन लेने के लिए, लेकिन दुकान वाले घनश्याम भैया ने उसे देने से मना कर दिया। हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तो अब तुम लोग पकोड़े कैसे खा पाओगे? अरे इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है माँ जी, मैंने सूरज को बोल दिया है और वो आते समय बेसन और तेल लेकर आएगा। इस तरह से उर्मिला की ये चाल नाकामयाब हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब उर्मिला अपने कमरे से बाहर आती है, तब टेबल पर उसे 2 प्लेट्स दिखाई देती है। बहुत जोर से भूख लगी है, लेकिन बहू ने मेरी ये डाइट वाली टिक्की 2-2 प्लेट में क्यों रखी है? जाने दो, मुझे क्या है, फटाफट खा लेती हुई इसे। फिर उर्मिला बड़े ही मजे से वो टिक्की खा लेती है और तभी वहां पर मधु आ जाती है। अरे माँ जी, आपने मेरी ये पकौड़े वाली टिक्की क्यों खा ली? आपकी डाइट वाली टिक्की तो दूसरे प्लेट में है। हे भगवान, इसका मतलब मैंने इसके तले भुने हुए पकोड़े खा लिए, लेकिन बने तो बहुत ही टेस्टी थे। देख बहू, इसमें सारी गलती तेरी ही है। और तू क्या थोड़ी पागल है क्या? पकोड़ों को कोई टिक्की के शेप में बनाता है क्या? अब दोनों भी प्लेट सेम ही दिख रहे थे, तो मैंने तेरी वो पकोड़े वाली डिश खा ली, जो बहुत ही घटिया बनी थी, और उसकी वजह से आज मेरा डाइट भी खराब हो गया। तो आपको उसे एक बार खाकर समझना चाहिए था ना माँ जी, कि यह आपकी वाली टिक्की नहीं है। आखिर आपने उसे पूरा खत्म क्यों किया? अरे अब ज्यादा दिमाग मत लड़ा मुझसे। अगर इतना ही है तो तू मेरी वाली टिक्की खा ले और चुप बैठ जा। उर्मिला तो मधु से नहीं कहती, लेकिन उसे पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ही एक रात उर्मिला छुपके पकोड़े खाने लगती है और सुबह मधु के ढूंढने पर उसे वहां पर पकोड़े मिलते ही नहीं। कल तो मैंने यहीं पर पकोड़े रखे थे, लेकिन अब कहाँ पर गए? शायद पापा जी ने खा लिए होंगे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। फिर एक रात पकोड़े खाने की वजह से उर्मिला को बहुत एसिडिटी हो जाती है और वो अपने कमरे में यहाँ से वहां करने लगती है। अरे क्या बात है उर्मिला, तुम अपने ही कमरे में इतना घूम क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे नहीं जी, मुझे एसिडिटी हो गई है, इसीलिए मैं चल रही हूँ। लेकिन ऐसे कैसे हो गई तुम्हें एसिडिटी? तुम तो तला हुआ कुछ भी नहीं खाती। एक बार मुझे हो जाती तो समझ सकता था, लेकिन तुम्हें कैसे हो गई? आप अपना मुंह बंद करके सो जाइए ना। आपको क्या परेशानी हो रही है? मैंने आपको उठाया है क्या, जो आप मुझे इतना ज्ञान दे रहे हो? अब कुछ ही दिनों में उर्मिला का वजन 3 किलो से बढ़ जाता है और ये जानकर उर्मिला अब काफी परेशान रहने लगती है। फिर एक दिन उर्मिला की ट्रेनर भावना उससे मिलने आती है। कैसी हो उर्मिला, और तुम्हारी डाइट कैसे चल रही है? पूछ मत यार भावना, मैं तो परेशान हो गई हूँ। एक दिन मैंने गलती से पकोड़े खा लिए और तब से लेकर आज तक पकोड़े खाने की बहुत इच्छा होती है, और इसी वजह से मेरा वजन भी बढ़ते जा रहा है। अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे बस इतनी सी बात, तेरी इच्छा को मैं समझ सकती हूँ, और अगर तुझे पकोड़े खाने की इतनी ही इच्छा होती है तो तू उसे फ्राई मत कर, बल्कि एयर फ्रायर में बना ले। उससे तेरी खाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और वजन का भी कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन ऐसे कैसे? एयर फ्रायर में तेल नहीं लगता क्या? अरे नहीं बाबा, उसमें कोई तेल नहीं लगता, और जैसे तुझे तले हुए की टेस्ट मिलती है, सेम टू सेम तुझे वैसी ही टेस्ट एयर फ्रायर में भी मिलती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर उर्मिला को भावना का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और फिर वो उसी शाम एयर फ्रायर भी लेकर आती है और सबसे कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, लेकिन उस दिन मुझे तेरे पकोड़े बहुत अच्छे लगे थे। क्या? हाँ बहू, और उस दिन से मैं ही घर में पकोड़े छुप छुप कर खाती थी, लेकिन उस वजह से मुझे मेरी सेहत की बहुत टेंशन रहती थी और अपनी इच्छाओं को भी नहीं रोक पाती थी। इसीलिए अब मैं ये एयर फ्रायर लेकर आई हूँ और अब से तो इसी में पकोड़े बनाया कर।
जिसके चलते किसी की भी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा। उर्मिला की ये बात सबको पसंद आती है और उस दिन के बाद से मधु एयर फ्रायर में ही पकोड़े बनाने लगती है और सभी लोग साथ बैठकर बड़े मजे से पकोड़े खाते हैं। हे भगवान, मैं कब से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे ये घर वाले मुझे कभी चैन से पढ़ने भी नहीं देंगे। बेफिजूल के खर्चे करना तो कोई तुमसे सीखे मनीषा। अरे तुम्हें इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? देखो विशाल, थैला उठाओ और जाओ बाजार में, तब तुम्हें पता चलेगा कि सब्जी से लेकर साबुन तक हर एक चीज कितनी महंगी हो चुकी है। मैं कोई फालतू के पैसे उड़ाकर नहीं आई हूँ। अरे तीज त्योहार पर भी मुश्किल से नए कपड़े पहनती हूँ मैं, और इतना सब सहने के बाद भी तुम मुझे ताने दे रहे हो। कुछ भी मत बोलो मनीषा, और ये बात तो तुम कहो ही मत कि तुम्हें मुश्किल से कपड़े मिलते हैं। अभी पिछले महीने ही तो मैंने तुम्हें वो गुलाबी साड़ी दी थी। अरे वो भी कोई साड़ी है क्या विशाल? कितनी सस्ती साड़ी है वो। उससे अच्छा तो मेरे मायके से लाई हुई साड़ियां है। मनीषा, कीमत मायने नहीं रखती, बल्कि उसके पीछे देने का भाव मायने रखता है। नहीं विशाल, कीमत भी मायने रखती है। तभी वहां पर रोहिणी आती है। भैया भाभी, अब आप दोनों बस भी कीजिए। मैं कब से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक एक चीज भी मेरे दिमाग में नहीं बैठ पाई है। एक तो इतना छोटा सा घर है और ऊपर से ये रोज रोज के तमाशे। मैं तो इन सब से परेशान हो गई हूँ। इतना कहकर रोहिणी वहां से पुस्तकालय चली जाती है और वहां पर वो अपनी अमीर सहेली तनु को भी बुलाती है। क्या हुआ रोहिणी, तू काफी परेशान लग रही है, कुछ हुआ है क्या? अब मैं तुझे क्या बताऊं तनु। एक तो मेरा घर इतना छोटा है कि मैं एकांत में बैठकर ठीक से पढ़ भी नहीं सकती। कभी सिलबट्टे या ओखल की आवाज, तो कभी माँ की चिकचिक, नहीं तो भाभी भैया के झगड़े, तो कभी भांजी की शैतानियां। अरे यार, तुझे इस तरह से देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन तेरी जिंदगी तो एकदम मस्त है। हम मिडिल क्लास वालों के घरों में ये रोज की कहानी है। हाँ रोहिणी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे इतने अच्छे माता पिता और इतना अच्छा घर मिला है। सच में मेरे घर जैसी शांति और कहीं नहीं मिलेगी तुझे। लेकिन रोहिणी, तू चिंता मत कर, तेरी भी जिंदगी एक ना एक दिन मेरी जैसी होगी, देखना तू। अब क्या पता तनु, आखिर मेरे नसीब में क्या लिखा है। ऐसे ही एक दिन। क्या? अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुझे एक हफ्ते के लिए सैर पर जाना है, वो भी अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन माँ, मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं, साथ में टीचर्स भी हैं, तो डरने वाली क्या बात है उसमें? आप खामोखा मेरी चिंता कर रही हो। देखो रोहिणी, एक बार माँ ने कह दिया ना तो बस बात खत्म। तू किसी ट्रिप विप पर नहीं जाने वाली, और ये ट्रिप वगैरह में पैसों की बर्बादी करने की क्या जरूरत है? कुछ भी विशाल, अरे तुम्हें तो सब कुछ पैसों की बर्बादी ही लगता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम भी एक बर्बादी ही हो। मनीषा बहू, ज्यादा जबान मत चला, वरना एक लपड़ लगाकर तेरे मायके पार्सल कर दूंगी तुझे। हाँ तो फिर जाने दीजिए ना रोहिणी को, और ये अभी नहीं जाएगी तो कब जाएगी? शादी होने के बाद ससुराल वाले तो इसे कहीं अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप और आपका बेटा, आप दोनों भी एक नंबर के कंजूस मक्खी चूस हो। अरे कितना पैसों के बारे में सोचोगे? जरा रोहिणी के बारे में भी तो सोचिए। बस कर बहू, अब एक और शब्द भी अपने सड़े हुए मुंह से मत निकालना। अरे ये मेरी बेटी है या तेरी बेटी है? और रोहिणी बेटी, बात पैसों की बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो तेरी चिंता है। आए दिन अखबार में क्या क्या छपता रहता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ तू कहीं नहीं जाएगी, और तुझे अगर कहीं घूमने जाना ही है तो तू केवल अपने परिवार के साथ ही जाएगी, बाकी किसी के साथ नहीं जाएगी। लेकिन माँ, बस बहुत हुआ, अब इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। अब रोहिणी बहुत उदास हो जाती है। ओह नो, ये तू क्या बोल रही है रोहिणी? हाँ तनु, और माफ करना मुझे, क्योंकि मैं तेरे साथ नहीं आ पाऊंगी।
मेरे परिवार वाले ऐसे ही है यार, अब मैं भी क्या करूं? सच में रोहिणी, मुझे तो तेरे घर वालों का कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे कितनी दबी हुई सोच है उनकी। मेरे मॉम डैड ने तो एक झटके में ही मुझे हाँ कह दिया और साथ ही पैसे भी दे दिए। वो लोग मेरी इच्छाओं को समझ कर लेते हैं। काश मेरी माँ भी तेरी मॉम जैसी होती तनु। तू एक काम कर, अभी के लिए मैं तुझे पैसे देती हूँ, फिर बाद में तू मुझे लौटा देना। लेकिन तू अभी चल ट्रिप पर, क्योंकि ये हमारा आखिरी साल है और अगर तू नहीं आएगी तो ये ट्रिप एकदम बोरिंग होगी यार, कुछ मजा नहीं आएगा। अरे नहीं तनु, तू मुझे पैसे क्यों देगी? ये सब मत कर। और पैसों की बात तो है ही नहीं यार, उन्हें मेरी बस चिंता हो रही है, इसीलिए वो नहीं छोड़ रहे मुझे। तू और बाकी सब जाकर मजे करो, मैं तुम लोगों को कॉल करती रहूंगी। इस तरह से रोहिणी अब ट्रिप पर जा ही नहीं पाती। फिर एक दिन, अरे तनु, ये तेरे हाथ में किसका फोन है? और तेरा फोन कहाँ पर चला गया? ट्रिप से आने के बाद तेरा फोन ही नहीं देखा मैंने। अरे ये मेरा ही फोन है, नया वाला। क्या? हाँ रोहिणी, ये फोन मुझे मॉम डैड ने दिया है, क्योंकि ये वाला फोन एकदम ट्रेंडिंग चल रहा है ना मार्केट में, और सब इसे ही ले रहे हैं। पूरे 2 लाख रुपए का फोन है ये। अरे वाह, क्या बात है! तेरे मॉम डैड तो एकदम कमाल के हैं तनु। और एक मेरे घर वाले हैं जो मुझे अभी तक नया लैपटॉप दिला रहे हैं। 2 साल से उन्हें बोलती आ रही हूँ मैं, लेकिन मुझे वो अभी तक नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं रोहिणी, मिल जाएगा तुझे, तू फिक्र मत कर। और तुझे चाहिए तो मेरा लैपटॉप ले ले, मेरे पास 2 पड़े हैं। अरे नहीं तनु, जाने दे। फिर कॉलेज के बाद रोहिणी और तनु घर जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे बाप रे, इतनी भयंकर बारिश में तू अपने घर कैसे जाएगी रोहिणी? हाँ ना तनु, मैं भी वही सोच रही हूँ। और अभी अभी तो मैंने न्यूज भी देखी फोन पे कि रास्ते में पानी भरने के कारण सारी बसेस बंद हो चुकी है। अरे तू चिंता मत कर रोहिणी, मैं हूं ना। आज की रात तो मेरे ही घर पर रुक जा और सुबह होने पर वापस अपनी घर चली जाना। लेकिन तनु, मैं तेरे घर पर कैसे रह सकती हूँ? अरे क्यों नहीं रह सकती तू? और तू इतना क्यों शर्मा रही है? एक तू ही तो है मेरी पक्की सहेली, और वो घर जितना मेरा है उतना ही तेरा भी है। शुक्रिया तनु। फिर रोहिणी तनु के साथ उसके घर चली जाती है। अरे रोहिणी, तूने अपने भैया को फोन करके बता दिया ना कि तू मेरे साथ है, वरना तेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। हाँ तनु, भैया को मैंने बता दिया है। अब उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब मैं तेरे पास जो रहने वाली हूँ। चलो ठीक है। वैसे तनु, तेरा घर तो बहुत ही सुंदर और बड़ा है। शुक्रिया रोहिणी। अरे मॉम, आप आ गई? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ दे दो ना खाने को। अरे तनु बेटा, मुझे एक अर्जेंट ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करनी है। इंटरनेशनल क्लाइंट भी मौजूद होंगे उसमें, इसीलिए अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। किसी नौकर से कह दो ना, या फिर ये लो, ये कार्ड रखो तुम्हारे पास, और जो मंगवाना है मंगवाओ। ओके मॉम। वैसे मॉम, आपको और डैड को मुझे ट्रिप की फोटोज दिखानी है। आज रात आप दोनों मेरे कमरे में आ जाना, हम सब मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। नहीं तनु, तुम्हारे डैड और मैं, हम दोनों भी काफी थक चुके हैं। आज ढेरों मीटिंग्स थी, इसीलिए तुम हमें वो फोटोज शेयर कर दो, हम फोन में ही देख लेंगे। अच्छा चलो बाय, गुड नाइट बेटा। लेकिन मॉम। फिर बरखा वहां से चली जाती है। अरे क्या हुआ तनु? कुछ भी तो नहीं, मेरी मॉम भी ना, सच में। अब देखो कितना ख्याल रखती है वो मेरा, काम में इतनी व्यस्त रहती है, लेकिन फिर भी मेरी छोटी से छोटी जरूरतों का कितना ध्यान रखती है। लेकिन तनु, तुम्हें तो कितनी भूख लगी थी, तो उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ बना क्यों नहीं दिया? अरे नहीं रोहिणी, वैसी बात नहीं है। वो जानती है कि मुझे कैफे का पिज्जा, पास्ता और बर्गर ये सब कितना पसंद है। चलो हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं और साथ में मूवी भी देखते हैं। ठीक है रोहिणी?
चलो, ऐसे ही एक रोज जब रोहिणी की तबीयत खराब हो जाती है, तभी बुआ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं आपके पास ही रहूंगा और आपका ध्यान भी रखूंगा। ये ले रोहिणी बेटा, ये काढ़ा पी ले, इससे तेरा बुखार कम हो जाएगा। और ये ठंडी पट्टी भी बदल दे, इससे तेरा जुकाम जल्दी से ठीक हो जाएगा। और रोहिणी, तुम्हें जो भी खाना है वो मुझे तुम बोल दो, या फिर मैं तुम्हारे लिए देसी घी वाली दाल खिचड़ी बना दूं क्या, या फिर दलिया बनाऊं, या फिर सूप। अब तुम ही बताओ मुझे कि तुम्हें क्या खाना है। हे भगवान, अरे बस मामूली सा बुखार ही तो आया है मुझे, तो फिर आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ए लड़की, एक थप्पड़ दूंगी, ज्यादा बकवास मत कर और चुपचाप ये काढ़ा पी ले। और नहीं तो क्या? अरे बुखार ही तो है, इसका क्या मतलब है? तू मेरी इकलौती बहन है, और अगर मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगा तो क्या पड़ोसन की बहन का ख्याल रखूंगा क्या? पागल कहीं की। फिर एक दिन जब रोहिणी तनु के घर पर पढ़ाई करने जाती है, तभी तनु, तेरे मॉम डैड के कमरे से कब से आवाज आ रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे हाँ रोहिणी, सब कुछ ठीक है, तुम उन पर ध्यान मत दो, मुझे ये गणित समझाओ। ठीक है तनु। अरे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है अखिलेश? मैंने अपने लिए पैसे इस्तेमाल करके गलत किया है क्या? वो बात नहीं है बरका, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अरे तुम्हें अगर पैसे दूसरी जगह इन्वेस्ट करने थे तो तुम थोड़ा रुक जाती ना। 2 से 3 महीने में मोटी रकम मिलने वाली थी हमें, लेकिन तुमने हमारी उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। अरे 2 साल बाद उसका दुगना दाम मिलता हमें। बस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी। अरे कितनी प्रॉपर्टीज बनानी है तुम्हें अखिलेश? अगर मैंने अपने नए बिजनेस के लिए पैसे इस्तेमाल कर भी दिए तो तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? और तुम तो कितनी फालतू की जगह पर पैसे इन्वेस्ट करते हो। हाँ, बकवास बंद करो बरखा, कुछ भी मत बोलो। अरे बकवास तो तुम बंद करो, समझ गए ना? तभी वहां पर तनु आती है। बस भी कीजिए मॉम डैड, जब देखो तब आप दोनों झगड़ते ही रहते हो, कभी तो खुशी से एक दूसरे से बात कर लिया करो। तनु बेटा, तुम जाओ यहाँ से और जाकर अपनी पढ़ाई करो, हमारे बीच में मत पड़ो। फिर तनु अपने कमरे में लौट जाती है। क्या हुआ तनु, तेरे मॉम डैड आपस में लड़ाई कर रहे हैं क्या? क्या लड़ाई? अरे नहीं नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो तो किसी और के साथ फोन पे झगड़ रहे हैं, शायद कुछ बिजनेस से संबंधित है। ओह, ऐसी बात है क्या? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अंकल और आंटी आपस में लड़ाई ही कर रहे हैं। तो फिर तनु मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? फिर एक दिन रोहिणी अपने भाई और भाभी को एक दूसरे को प्यार से खाना खिलाते हुए देख लेती है। मुझे माफ करना विशाल, कभी कभी मैं हिटलर का रूप धारण करके तुम पे एकदम बरस पड़ती हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अरे ऐसा मत बोलो यार, तुम जब भी गुस्सा करती हो ना तब बहुत प्यारी लगती हो, और अगर गुस्सा ही नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा वो प्यारा सा रूप कैसे देख पाऊंगा? क्यों मेरी बिल्लो रानी, सही कहा ना मैंने? अरे क्या तुम भी विशाल एकदम पागल हो। उन दोनों को साथ में ऐसा देखकर रोहिणी को बहुत अच्छा लगता है। मेरे भैया भाभी को किसी की नजर ना लगे। फिर एक दिन अचानक से रोहिणी को पता चलता है कि तनु को फूड पॉइजनिंग के कारण शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। फिर वो फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और तभी वह दरवाजे से देखती है। क्या मतलब, मॉम और डैड कहाँ पर है? वो मुझसे मिले बगैर ही बिजनेस ट्रिप पर चले गए। यस मैडम, उनकी आज शाम की फ्लाइट थी, इसलिए उन्हें जाना ही पड़ा, लेकिन उन्होंने हमसे कहा है कि हम आपका ख्याल रखें। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। फिर वो नौकर वहां से चला जाता है और तनु फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर रोहिणी तुरंत हॉस्पिटल रूम के अंदर चली जाती है। तनु, तनु बस कर, तू रो क्यों रही है? तो फिर मैं क्या करूं रोहिणी,
मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। आज मैं इस हालात में यहाँ पर एडमिट हूँ और मेरे मॉम डैड मुझे एक बार भी मिलने तक नहीं आए और वो अपने बिजनेस ट्रिप पर निकल गए। क्या? हाँ रोहिणी, उन्होंने हमेशा से ही ऐसे ही किया है। मैंने आज तक तुझे अपने बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा ही बताया है, लेकिन सच तो ये है कि मैं अमीर होने के बाद भी बहुत गरीब हूँ। मेरा घर बड़ा तो है, लेकिन वहाँ खुशियाँ नहीं है। मेरी माँ तुम्हारी माँ की तरह मुझे कभी गर्मा गर्म खाना बनाकर नहीं खिलाती, और उस दिन भी मेरे मॉम डैड झगड़ा ही कर रहे थे रोहिणी। क्या? इसका मतलब तूने मुझसे झूठ बोला? हाँ रोहिणी, मैंने हमेशा अपनी जिंदगी की छवि तुम्हारी नजर में एकदम खुशहाल ही दिखाई है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। मेरे मॉम डैड बस अपने बिजनेस और पार्टीज में ही बिजी रहते हैं। वो बस मुझे पैसे देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कब समझ आएगा कि मुझे पैसा नहीं बल्कि उनका वक्त और प्यार चाहिए। एक ही घर में रहने के बावजूद भी मैंने उन दोनों के साथ कितने महीनों से ठीक से बात भी नहीं की है। तनु की जिंदगी का ये कड़वा सच सुनकर रोहिणी बहुत ही भावुक हो जाती है और वो तनु को अपने गले से लगाती है। रोना बंद कर तनु, मैं तेरे मॉम डैड को जरूर समझाऊंगी, और आज मुझे एक बात समझ आ चुकी है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज बस प्यार और अपनों का साथ ही होता है। मेरे परिवार वालों ने पैसों से ना सही, लेकिन उनके साथ से हमेशा खुश रखा है मुझे कभी प्यार की कमी महसूस ही नहीं होने दी। मेरा घर भले ही छोटा है, पर वहाँ का कोना कोना खुशियों से भरा हुआ है। हाँ रोहिणी, वही तो कह रही हूँ मैं। जब तुम बीमार थी तभी तुम्हारे अपने तुम्हारे पास थे, लेकिन आज मैं शहर के इतने बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, लेकिन मेरे पास मेरे अपने है ही नहीं। तनु के जीवन की सच्चाई जानकर रोहिणी को अब जीवन का अर्थ समझ आता है, और उस दिन के बाद से वो अपने परिवार के साथ हमेशा खुशी से रहती है।